नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क्य और मंथन में इस समय मेरे मेहमान हैं उमेश पटेल। 5 साल की कांग्रेस सरकार में युवा और उच्च शिक्षा मंत्री रहे उमेश पटेल उन चुनिंदा मंत्रियों में हैं जो जीत गए हैं, वरना कांग्रेस को करारा झटका पड़ा था। खैर, करारा झटका ये पुरानी बात हो गई है। मंथन कांग्रेस में जरूर जारी है और अब तक निष्कर्ष नहीं आया है, ये भी पुरानी ही बात है। हर बार हार होती, मंथन सामने नहीं आती। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ जो यहाँ तक मैं चले आया वो ये है कि 7 दिन 10 दिन पुरानी सरकार को लेकर अचानक उमेश ने विधानसभा में ये टिप्पणी कर दी, सरकार तुम कठपुतली हो। उमेश जी, प्रणाम जी। नमस्कार। सौभाग्यशाली जीत के लिए बधाई। ये 4 दिन 10 दिन 7 दिन हुआ है बीजेपी विष्णुदेव सरकार को, आप टिप्पणी बोल कर गए कठपुतली सरकार। ऐसा क्या आपको लगा कि ये तो कठपुतली है? देखिए, इनके जितने डिसीजन हो रहे हैं उसमें एक कन्फ्यूजन सा दिख रहा है। एक तरफ इनके जो अभी तात्कालिक उप मुख्यमंत्री हैं वो बयान देते हैं कि बिजली बिल हाफ हम समाप्त करने वाले हैं। जब इनसे विधानसभा में पूछा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 40 लाख परिवार का मामला है, कोई उत्तर नहीं आता। इनके एक विधायक बयान देते हैं कि 20 एकड़ से ज़्यादा, 1 एकड़ में 20 क्विंटल से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता ही नहीं धान। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, 21 क्विंटल आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उस पर कोई उत्तर नहीं आता है। फिर 21 क्विंटल का आदेश कर दिया जाता है। वो विधायक फिर विधानसभा में खड़े होकर बोलता है कि मैं आज भी डटा हुआ हूं कि छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान होता है। अजय चंद्राकर जी ने बात कही थी। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो आपको एक रेफरेंस बता रहा हूं। फिर मंत्रिमंडल का स्थापना नहीं होना, आज जाके हुआ है। आप देखिए 3 तारीख को रिजल्ट आया और आज की तारीख है 23, 20 दिन बाद। उसके बाद ये जन चर्चा है कि अधिकारी आ रहे हैं दिल्ली से जो इस सरकार को चलाएंगे। कुछ अधिकारी किसी और स्टेट से भी आ रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। ये जन चर्चा है, मेरे को उसकी बहुत बारीकी ज्ञान नहीं है। ये सब बातों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि विष्णुदेव साय चूंकि मेरे सांसद रहे हैं, रायगढ़ के 4 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ और उनकी सक्षमता को जानता हूँ। वो एक सक्षम व्यक्ति हैं, वो इस तरह के निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जो तासुर मिला कि उन्हें बांधा जा रहा है और उन्हें सिर्फ चेहरा बनाया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपके अंदर वो सक्षमता है, आप निर्णय लीजिए, क्योंकि जनादेश जो मिला है छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़िया नेतृत्व के लिए मिला है और छत्तीसगढ़िया नेतृत्व के लिए मिला है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप सक्षम व्यक्ति हैं, आप निर्णय लीजिए और आपका निर्णय आप छत्तीसगढ़ के भले के लिए लेंगे तो विपक्ष भी खुले रूप से आपका स्वागत करेगा। कठपुतली अगर इसीलिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको कठपुतली सरकार कहा जाएगा। तो डोर किधर है फिर? ये भी तो आपने देखा होगा कि अगर ये कठपुतली है तो डोर कहीं तो होगी। किधर है? मैंने कहा ना, दिल्ली में है। सिर्फ दिल्ली? दिल्ली। आपने शायद नागपुर का भी जिक्र कर दिया। मैंने उन्होंने मीडिया वाले ने कहा कि दिल्ली हो सकता है कि कहीं और हो सकता है, तो मैं बोला दिल्ली और नागपुर में, दोनों में कहीं भी हो सकता है। एक चीज़ बताइए, क्या ये जल्दबाजी नहीं है इस तीखे तेवर के लिए कि हम अभी थोड़ा समय दे दें? नहीं, जो तासुर बन रहा है, मैंने कहा, मैं तो विष्णुदेव साय जी को, मेरे 4 बार के सांसद हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं। मैं उनके सक्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, इस बात को आप समझिए। मैं उनके सक्षमता पे प्रश्न चिन्ह कतई नहीं लगा रहा हूं। मेरा ये मानना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देगी या नहीं देगी, मेरा प्रश्न यहाँ पे है। क्या आप इस बहाने बड़ी सौम्यता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, जो आपके पिता नंद कुमार जी की एक बहुत खूबसूरती रही है राजनीति की कि वो फूल से मारते थे, लोग फूल से मार, इस पर सोचा ही नहीं जा सकता, पर वो फूल से मारते थे। मार लगने के बाद समझ आता था कि अरे यार चोट लग गई भी फूल से। तो आप कहीं वो इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी ऊपर से, फिर उसके बाद कब क्या करना है इसके लिए अब तक 3 बार के दिल्ली दौरे हो गए,
फिर मंत्रिमंडल का गठन हो गया, अब आज फिर तीनों शीर्ष राज्य के व्यवस्था के वो फिर दिल्ली जा रहे हैं। क्या ये वो तंज है? तंज नहीं है। मैं समझिए एक छत्तीसगढ़िया आदमी होने के नाते इस बात पे विश्वास करता हूँ कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व छत्तीसगढ़िया आदमी करना चाहिए। जो जनादेश भी मिला है वो छत्तीसगढ़िया नेतृत्व के लिए मिला है। यहाँ का आदमी यहाँ की बातों को, यहाँ के लोगों के पीड़ा को ज़्यादा अच्छा समझ सकता है जो छत्तीसगढ़ का निवासी है। मेरा ये कहना है कि विष्णुदेव साय जी को ये नेतृत्व करने का मौका मिला है। उन्हें बिल्कुल किसी के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत को उनको समझना चाहिए। जैसे रामायण में हमारे आराध्य हैं हनुमान जी, उनको उनकी ताकत का एहसास कराया जाता है जामवंत जी के द्वारा। तो आप ये समझिए कि हम लोग वो जामवंत हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी की ताकत को हम एहसास करा रहे हैं। कल विधानसभा में आप और नेता प्रतिपक्ष लगातार ताकत याद दिलाते रहे, विधानसभा के संकल्प की याद दिलाते रहे। आपने कहा कि इस विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक अशासकीय संकल्प पारित किया है, हसदेव में कोई उत्खनन नहीं होगा। लगातार आप लोग बताते रहे कि अभी इतने ग्रामीण पकड़ लिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि एक नेतृत्वकर्ता मिसिंग हैं। सरकार कोई जवाब नहीं दी, तो आप लोग हनुमान जी को उनकी ताकत बता पाने में अक्षम हो रहे हैं या हनुमान जी तक आपकी बात पहुंच नहीं रही? कहाँ मसला, कहाँ फंसा है? देखिए क्या है, हसदेव बांगो में जिस तरह से कटाई का काम शुरू हो गया, डीएफओ ने जिस तरह से एनओसी दे दिया, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एनओसी मिला है, कटाई का काम शुरू हो गया है। और उस चीज़ को जो विरोध करने वाले थे उनको जिस तरह से कल डिटेन किया गया, इसके अलावा रायगढ़ में भी मजदूरों को जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को मदद करने के लिए जो मजदूर हैं, जो विरोध करता है, उनको कुचलने का भी काम करेगी। हमने इस बात को उठाया और उठाने के बाद आलोक शुक्ला जी को छोड़ दिया गया रात को। ये अच्छी बात है, उनको छोड़ा गया, लेकिन उनको डिटेन क्यों किया गया था? किस बात के लिए डिटेन किया गया था? इस बात को हमने उठाया, विधानसभा में भी उठाया, लेकिन विधानसभा में किसी भी प्रश्न, विपक्ष के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए थे, जैसे हमने कहा कि भाई आपने 2 साल के बोनस के लिए अनुपूरक में बजट रखा, लेकिन अभी आप 21 कुंटल और 3100 रुपये में धान खरीदी जो करने वाले हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब आप 3100 एकमुश्त देने वाले नहीं हैं, क्योंकि पैसा तो लगेगा उसके लिए। ठीक है, आप मार्केट से लोन लेंगे, एग्रीड, आप मार्केट से लोन लेंगे, समर्थन मूल्य का पैसा केंद्र सरकार देगा, लेकिन जो डिफरेंस की राशि है, आज लगभग 2200 के आसपास समर्थन मूल्य है और ये 3200 के आसपास 3100 देना चाहते हैं, तो लगभग 900 से 1000 रुपये की जो डिफरेंस राशि है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार को अपने बजट से करना पड़ेगा। वो बजट है कहाँ? था ही नहीं उसमें। उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हमने कहा कि भाई आपने व्यवस्था की है मातृत्व वंदन योजना के लिए लगभग 1200 करोड़। अब ये जो बजट है ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए है, 4 महीने के लिए। अब 1200 करोड़ को आप 4 से डिवाइड करिए, एक महीने के लिए 300 करोड़। 300 करोड़ को डिवाइड करिए, एक महिला को 1000 देंगे तो डिवाइड बाई 1000, 30 लाख आता है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़, आधी जनसंख्या 1.5 करोड़। 1 साल से 20 साल तक की महिलाओं को मैं मान लेता हूं कि अविवाहित है, और 21 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मैं मान लेता हूं कि विवाहित है। तो ये हो गया 1:3। आप 1.5 करोड़ को भी 1:3 से जोड़ेंगे तो 1 करोड़ विवाहित महिला हो गई और 50 लाख अविवाहित महिला हो गई। तो विवाहित महिलाओं की संख्या 1 करोड़। आप देने कितने लोगों को जा रहे हैं? 30 लाख। तो 70 लाख महिलाओं के साथ ये बजट का कोई प्रावधान नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है। हम करने जा रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है, हम करने जा रहे हैं, मोदी जी की गारंटी, इतनी बात आ रही है। तो ये भाई बजट
तो इसीलिए होता है ना कि आप 4 महीने में कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, और बजट से ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के आने वाले समय में क्या दिशा होगी। तो जो आप कह रहे हैं कि 10 दिन की सरकार है, आप अभी से क्यों घेर रहे हैं? इसीलिए घेर रहे हैं कि जो 4 महीने में होने वाला है वो बजट में दिख रहा है, और जो बजट में दिख रहा है उसको हम लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ये कठपुतली से याद आया, आपकी जब सरकार थी भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली, तो बीजेपी समेत एक वर्ग ऐसा था जो भूपेश सरकार पे भी प्रश्न उठाता था कि ये कठपुतली की तरह संचालित होते हैं, कोई है जो इनको संचालित करता है, करती है, ऐसी बात आती थी। तो आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी ने शपथ लिया, मेरे ख्याल से 17 दिसंबर 2018 को लिया उन्होंने। उनके साथ 2 मंत्री शपथ लिए, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और माननीय ताम्रध्वज साहू जी। ये 3 लोग शपथ लेने के बाद मंत्रालय गए। उस समय कैबिनेट पूरी बनी नहीं थी, लेकिन 3 लोग सीधे गए मंत्रालय। मंत्रालय में सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया, और मंत्रालय से निकल उसी दिन 17 दिसंबर की बात है ये, उसी दिन बाहर निकल के उन्होंने घोषणा किया कि हम 2500 रुपये में धान खरीदने वाले हैं, किसानों को कर्ज माफी होने वाला है 2 घंटे के अंदर में। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सरकार किसी के इशारे पे चले तो शपथ लेने के 2 घंटे के अंदर में फैसले कैसे हो जाएंगे? ये कठपुतली वाली बात तो 1.5 साल के बाद आनी शुरू हुई ना। भूपेश सरकार जब थी तो भूपेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के 1.5 साल के बाद ये बात आने लगी, कोई कठपुतली सा कुछ मसला। इसलिए मैंने पूछा, आप तो शुरू में ही चले आए कि हाँ, जैसे नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ कि तो वैसा जो आप व्यक्ति, वैसा जो बात आई थी वो आपने भी सुनी थी या नहीं सुनी थी? नहीं, ऐसी मैंने कोई बात नहीं सुनी थी। और माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने जो भी फैसले लिए अपने हिसाब से लिए, और अपने दिमाग से लिए, अपने मंत्रिमंडल के सहमति से लिए। जब अपने दिमाग से लिए और इतने सारे फैसले लिए तो ये हश्र भी क्यों हो गया? लगे हाथ इस हाँ, बारे में? नहीं, ये बिल्कुल जनादेश जो हमको मिला, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी इस बात का यकीन नहीं था कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन जो रिजल्ट के बाद जो हमने चर्चा किया, रिजल्ट के बाद हमने जो बातचीत की, समझ में ये आ रहा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग बातें हुई हैं। रायपुर रीजन में अलग एक विषय था, सरगुजा में एक अलग विषय था, बस्तर में एक अलग विषय था, मैदानी इलाके में एक अलग विषय था। आप मैदानी इलाके की बात को आप बस्तर में लागू नहीं कर सकते, बस्तर में जो प्रॉब्लम हुआ वो सरगुजा में नहीं हुआ, सरगुजा में जो हुआ वो रायपुर में नहीं हुआ। और इस तरह से 4-5 चीज़ें जो हमारे खिलाफ गई, मुझे लगता है कि इसी कारण से हमारी सरकार चली गई। जो अभी का दौर है, एक बार फिर कांग्रेस संघर्ष में है, उमेश आपको अपनी कोई और भूमिका भी दिखती है क्या संगठन के भीतर या बाहर कांग्रेस के? मैं कांग्रेस का तो कार्यकर्ता हूँ, और मैं इस सरकार के जो खरसिया के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, उनके लिए मैं काम करूँगा। पार्टी जिस भूमिका में चाहेगी उसमें काम करूँगा, और विपक्ष के रूप में विधानसभा में चाहे बाहर हो, मैं इस सरकार की जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी, उनका ध्यानाकर्षण करूंगा और उन्हें सुधारने के लिए बोलूँगा। और अगर नहीं सुधारते हैं तो उसके लिए फिर जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, उस रूप में हम लोग उसको करेंगे। आखिरी सवाल है, जो करारी हार हुई विधानसभा में, उसको लेके कोई समीक्षा की खबर आई थी कि दिल्ली तक में बैठक हुई, उस समीक्षा का नतीजा नहीं आया उमेश, कभी आप आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। समीक्षा बैठक में जैसे हमने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कारण रहा, बिल्कुल ये बात तय हो चुकी है कि हर क्षेत्र में एक अलग कारण था जी। इसलिए अब हम समीक्षा को थोड़ा सा और ले जाने वाले हैं। वो चाहे जिला स्तर में हो, चाहे विधानसभा स्तर में, हम इसको लेके जाएंगे, और वहाँ से जो हमारा रिपोर्टिंग होगा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फैक्चुअल होगा, वो ज़्यादा पॉइंटेड होगा, और वो जब आएगा तो ज़रूर हम आपके साथ साझा करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। धन्यवाद। ये थे उमेश पटेल जो बता रहे थे कि जो कुछ उन्होंने तंज किया है या जो बात कही विष्णुदेव सरकार को लेके कि कठपुतली सरकार है, डोर किधर है, दिल्ली है या नागपुर, ये जो सवाल उन्होंने उछाल दिया इसके पीछे कारण क्या थे, और ये भी कि समीक्षा चल रही है, हार के अलग अलग कारण थे, उन कारणों को पता करने के लिए, उनका और विवेचन होने के लिए और समय लगेगा, समय लिया जा रहा है। निष्कर्ष निश्चित तौर पे आएगा और बहुत जल्द आएगा। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।